दोस्तों पिछले पार्ट में हमने बात की थी 3 कलर्स ब्लू की स्टोरी के बारे में। इस पार्ट में हम इसके कुछ और अहम पहलुओं के जरिए इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपको फॉरेन सिनेमा की उन मूवीज़ के बारे में जानकारी दूं जो शायद आपको कहीं और ना मिले। इसलिए ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज़ के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप शायद सोच सकते हैं कि एक ऐसी फिल्म जो फ्रेंच है, आर्ट हाउस है, ड्रामा है, एक ऐसी दुखी विडो के बारे में है जिसकी माँ भी उसे याद नहीं कर सकती। इसमें एक सीरियसली डिप्रेसिंग फिल्म के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। हालांकि ब्लू इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। दर्द के बारे में एक फिल्म बनाने के बजाय जिसकी फ्रेंच सिनेमा से अक्सर एक्सपेक्टेशन की जाती है, किस्लोवस्की की फिल्म असल में इमोशनल लिबर्टी के बारे में है। खासकर वो जो सिर्फ ट्रेजेडी और ट्रॉमा के जरिए एम्पैथी पैदा होने के बाद ही उत्पन्न हो सकती है। ये लिबर्टी पूरी फिल्म में एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट की तरह काम करती है, क्योंकि ये क्लियर है कि किस्लोवस्की की इस वर्ड की डेफिनेशन दुख से मुक्ति पर जोर देती है, लेकिन दूसरों की जरूरत से लिबरेट होने पर नहीं। आइए इसमें कुछ जुड़े पहलुओं से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जूली अपनी नई जिंदगी शुरू करते वक्त सिर्फ 2 पास की चीजें अपने पास रखती है, ब्लू सीलिंग पेंडेंट या शैंडलियर, जो कि फिल्म में एक जाहिर चीज है और अक्सर फ्रेम में दिखाई देती रहती है। इसके अलावा जो दूसरी चीज है वो वही है जो हम बार बार फिल्म में सुनते हैं। ये जूली के दिमाग में चलता है, वो इसे भूल ही नहीं पा रही है। हालांकि म्यूजिक का एक और पीस भी है, फ्यूनरल मोटिव, जो उसके अपने लॉस की डायरेक्ट याद दिलाता है। पूरी फिल्म में ये मोटिव भी बदलता रहता है, जो जूली में हो रहे चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इन दोनों सिंबोलिज्म्स और उनसे जुड़े आइडियाज के बारे में जानेंगे। ये दोनों मेमोरी से जुड़े हैं, लेकिन कुछ अलग ढंग से। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू सीलिंग पेंडेंट की। मिरर और हैंगिंग ब्लू बीड्स वाला ये पेंडेंट जाहिर तौर पर जूली की बेटी का था। जब जूली एक नए अपार्टमेंट में आती है तो सबसे पहला काम इस पेंडेंट को छत पर टांगने का करती है। ये पास्ट की एक कड़ी है, उस समय की जब उनकी बेटी जिंदा थी। ये ग्लास के छोटे टुकड़े या शायद मेमोरीज के एक पतले धागे से बंधे हुए हैं, लेकिन साथ ही ये फ्यूचर और लिबर्टी का ब्रिज भी है। जूली की नई नेबर ल्यूसेल एक ऐसे ही पेंडेंट को डिस्क्राइब करती है जो उसके पास बचपन में था, और कैसे वो इसके नीचे फर्श पर लेटती थी और उस तक पहुंचने की कोशिश करती थी। वो आगे कहती है, फिर मैं उसे भूल गई। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वो बड़ी हो गई थी और अपने सपने भी भूल गई थी? अगर आप नजदीक से देखें तो पेंडेंट के ब्लू बीड्स भी फुल व्यू को ब्लॉक कर देते हैं, मानो उसके जरिए कोई सिर्फ फ्यूचर या पास्ट की झलक ही देख सकता है, जो पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। हम अक्सर फिल्म में ग्लास और रिफ्लेक्शंस देखते हैं। खिड़कियां, स्क्रीन अक्सर ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। जूली के उसकी माँ के साथ के सीन्स में और ल्यूसेल्स के साथ एक्सोटिक डांस क्लब के सीन में ये रिफ्लेक्शंस नजर आती हैं। ग्लास के जरिए वो टीवी पर ओलिवियर को देखती है और कॉन्सर्टो की सेव्ड कॉपी के साथ साथ अपने पति की मिस्ट्रेस के बारे में पता लगाती है। फिल्म में एक और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पानी, लेकिन इस मामले में ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन नहीं है, ये इमर्शन अलाउ करता है। हर बार जब जूली को पास से निपटना होता है और दर्द को फिर से जीना होता है तो वो स्विमिंग पूल में जाती है, खुद को पानी के नीले रंग में डुबो देती है और पास्ट के रिफ्लेक्शन और उसके दर्द का हिस्सा बन जाती है। कॉन्सर्टो में एक क्वायर है जहां लेटर ऑफ सेंट पॉल लिरिक्स की तरह यूज किया जाता है। खासकर ये वो हिस्सा है जहां वो डिवाइन लव के बारे में बात करता है। हालांकि ये एग्जैक्ट वर्ड्स कॉन्सर्टो में शामिल नहीं हैं, लेकिन इस लाइन के बारे में सोचना मुश्किल नहीं है। अभी के लिए हम मिरर में सिर्फ एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, फिर हम एक दूसरे को फेस टू फेस देखेंगे। सीलिंग पेंडेंट भी ग्लास का है और इसके आर पार सिर्फ कुछ हिस्सों में ही देखा जा सकता है, और जब आप इसे नीचे से देखेंगे तो इसमें एक मिरर भी है। तो कुल मिला के ये सीलिंग पेंडेंट उसकी मेमोरीज और ग्रीफ के बारे में है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सिंबल की, यानी मेमेंटो। ये एक और चीज है जो जूली अपने साथ ले जाती है। इसके बारे में हमें एंड के करीब ही पता चलता है। कागज का वो टुकड़ा जहां पेट्रीस ने मेमेंटो लिखा था, उसने इस मोटिव को कॉन्सर्टो के फिनाले में शामिल किया, जैसा कि पेट्रीस करने जा रहा था। जूली की उसके दुख और पास से मुक्ति म्यूजिक में रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ फिक्शनल कंपोजर वान डेन बोडेनमायर का म्यूजिक पूरी फिल्म में बार बार सुनाई देता है। पहला फ्यूनरल म्यूजिक है जो जूली के दुख और उसके लॉस की यादों से जुड़ा है, और दूसरा है मेमेंटो
ये दोनों मोटिव पूरी फिल्म में बदलते रहते हैं। फ्यूनरल म्यूजिक शुरुआत में अग्रेसिव होता है, इसके साथ ही इंटेंस ब्लू कलर फ्रेम में भर जाता है, मानो जैसे ये जूली को दुख पहुंचा रहा हो। ये मोटिव बाद में कई बार सुनाया जाता है जब जूली को उसके लॉस की याद आती है। फिर इसे मेमेंटो मोटिव के साथ मिक्स किया जाता है और एंड में जूली के अपने पति की मिस्ट्रेस से मिलने के बाद ये गायब हो जाता है, जिसका मतलब है कि वो पास्ट का सामना करने का फैसला ले चुकी है। मेमेंटो मोटिव दूसरी तरह से डेवलप हो रहा है। हम इसे पहली बार तब सुनते हैं जब जूली को म्यूजिक शीट मिलती है। वो एक्चुअली इसकी तलाश कर रही थी। जब जूली अपने नए अपार्टमेंट में पेंडल लटकाती है तो इसके टुकड़े उसकी प्रीवियस लाइफ की याद की तरह सुनाई देते हैं। ये मोटिव जूली को म्यूजिक से जोड़े रखता है और उसे याद दिलाता है कि उसे कॉन्सर्टो फिनिश करना है। वो इस थॉट का तब तक विरोध करती है जब तक उसे पता नहीं चल जाता कि उस म्यूजिक को कॉपी और सेव किया गया है। धीरे धीरे मेमेंटो दुख से छुटकारा पाने का मोटिव बन जाता है। ये म्यूजिक के जरिए जूली की मुक्ति का सिंबल बन जाता है, जिसे एक्चुअल में वो उस पेंडेंट के नीचे बैठकर फिनिश करती है। जूली अभी भी पीछे मुड़कर देखने से इनकार करती है, जबकि जिंदगी में वापसी और रिफ्लेक्शन ऑफ लव की झलक हम उसके आसपास देख सकते हैं। धीरे धीरे अतीत की कुछ चीजें जिनसे वो अनजान है उसका ध्यान खींचने लगती हैं। जिस लड़के ने कार क्रैश को देखा था उसने क्रॉस पेंडेंट चेन उसे वापस लौटा दी, जो क्रैश से पहले उसके पति ने उसे गिफ्ट में दी थी। वो इसे बिल्कुल भूल चुकी थी। उसे पैट्रिस की मिस्ट्रेस सैंड्रीन के बारे में पता चलता है, जो उस वक्त प्रेग्नेंट होती है। जूली ने घर बेचने के बजाय सैंड्रीन और उसके बेटे को घर देने का फैसला किया। इस तरह उसने घर को पीछे छोड़ दिया और पैट्रिस के बेटे को उसके फादर की विरासत के रूप में नाम और घर दोनों दे दिए। ओलिवियर महीनों की खोज के बाद जूली का पता लगाता है और उसे इस फैक्ट का सामना करने के लिए कहता है कि उसे अतीत से निपटने और कॉन्सर्टो को फिनिश करने की जरूरत है। ओलिवियर खुद इसे खत्म करने की भी कोशिश करता है। फिर जूली मदद के लिए ज्वाइन करती है और शायद अगर पैट्रिस जिंदा होता तो वो उसके साथ भी ऐसा ही करती। मदरहुड के बारे में सोचने और अपने बच्चे के खोने के गम से निपटने के लिए मजबूर होकर जूली अपनी माँ से मिलने जाती है, जिसे अल्जाइमर डिजीज है। वो जूली को अपनी बहन समझ लेती है। जूली को पड़ोसी ल्यूसेल का पूरा सपोर्ट है, जिसकी उसने अनजाने में मदद की थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो पहली इंसान है जिसकी मदद जूली एक्सेप्ट करती है। सैंड्रीन से हमें पता चलता है कि पैट्रिस जूली के बारे में क्या सोचता था, और वो ये है कि वो बहुत जनरस है और कोई भी उस पर भरोसा कर सकता है। उसे दूसरों की मदद एक्सेप्ट करना नहीं आता था और ये उसे सीखना पड़ा। इन सब चीजों से और कॉन्सर्टो क्वायर के प्रेज ऑफ लव से हम ये कह सकते हैं कि ये लव ही है जो सब चीज लिबरेट करता है। जूली के मामले में ये ओलिवियर का प्यार था जिसे उसे एक्सेप्ट करना था, जिसमें जाहिर तौर पर उसको कुछ मुश्किलें आई, पर एट द एंड वो ऐसा करने में कामयाब रही। और एंड में एक और तरह का रिफ्लेक्शन है। क्रैश के बाद जब अस्पताल में जूली को अपने पति और बेटे की मौत के बारे में पता चलता है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर उसकी आंखों के रिफ्लेक्शन में उसे ये भयानक खबर बताता है। तब से जूली ऐसे जीती है मानो वो दुनिया को उसी नजर से देखती है, मौत और दुख से भरी हुई, जब तक वो जिंदगी में वापस लौटने का फैसला नहीं कर लेती। एंड में जूली खुद ओलिवियर की आंख में, यानी उस आदमी की आंख में रिफ्लेक्शन होती है जो उससे प्यार करता है। ये लव का रिफ्लेक्शन है और लास्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर फिर से ब्लू रंग झलकता है, लेकिन इस बार वो मुस्कुराने लगती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि अगर शुरुआत में ब्लू कलर दुख का रंग था तो अब ये शांति, उम्मीद और प्यार का रंग बन चुका है। तो दोस्तों, ये था 3 कलर्स ब्लू का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अभी मूवी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ सवाल या ओपिनियंस है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।